सुधांशु त्रिवेदी जी कि आखिर सीएम कौन बनेगा। इंडिया गठबंधन और वहां पर जो किचकिच चल रही है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन कब तक माने कि लोग जान पाएंगे कि इन 3 राज्यों में सीएम कौन होगा? देखिए, सीएम का निर्णय केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा और उचित समय पे बहुत उपयुक्त मुख्यमंत्री आप लोगों को पता लग जाएगा। हाँ, ये बात बहुत स्पष्ट है, जैसे आपके तमाम लोग बता रहे थे। केंद्रीय नेतृत्व पूरी विषय के ऊपर पूरी गंभीरता के साथ, सभी पहलुओं और आयामों के विश्लेषण के साथ, जैसे उन्होंने शानदार प्रदर्शन हमारा रहा है हमारे केंद्रीय नेतृत्व के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी की रणनीति और नड्डा जी का सांगठनिक कौशल, तो आप ये आश्वस्त रहिए कि उसी तरीके का एक शानदार और जानदार नेतृत्व इन तीनों राज्यों में देखने को मिलेगा। ठीक है, आज अभय दुबे जी भी हमारे साथ हैं और कीर्ति आजाद जी भी हमारे साथ है। अब प्रश्न इंडिया गठबंधन पर, चाहे अंदर खाने से समाजवादी पार्टी प्रश्न खड़े कर रही हो कांग्रेस पर या फिर ममता बनर्जी, लेकिन ममता बनर्जी साथ में ये भी कह रही है कि अभी भी अगर हमने सीट शेयरिंग कर ली तो कोई वजह नहीं है कि हम सत्ता से बेदखल ना कर दे बीजेपी को 2024 में। इस पर आपका जवाब क्या होगा सुधांशु? मुझसे पूछा अंजना जी आपने? सुधांशु जी से एक छोटा सा जवाब ले रही हूं, फिर आप लोगों के पास आऊंगी, क्योंकि अभी भी वो कह रहे हैं कि हम सीट शेयरिंग 24 के लिए कर लेंगे। ये तो राज्यों के चुनाव थे, राज्यों में हम अलग लड़े हैं। सुधांशु जी देखिए, वास्तविकता यह है कि इन राज्यों के जो परिणाम रहे हैं, हाँ। इसके अंदर अगर सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो जिस इंडिया गठबंधन के लोगों की पेशानी में बल पड़ना स्वाभाविक है। कारण यह है कि कर्नाटक में अगर देखा जाए तो जेडीएस का वोट खींचने में कांग्रेस सफल रही थी, हमारा वोट उतना इंटैक्ट रहा था, और तेलंगाना में बीआरएस का वोट खींचने में सफल रही, और वो मुख्यतः वही वोट है जिसके लिए इन सब के बीच में प्रतिस्पर्धा रहती है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो माइनॉरिटी वोट या मुस्लिम वोट। अब सबके मन में डर हो गया होगा, अखिलेश जी से लेके नीतीश जी से लेके ममता जी तक के मन में, कि कहीं ऐसा ना हो जो कल कांग्रेस का था आज मेरा है, कल फिर कांग्रेस का हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग जो भी निर्णय ले रहे हैं वो राजनीतिक दृष्टि से सशंकित और आशंकित होकर ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस विषय के ऊपर जो सीट शेयरिंग की बात कह रही हैं, जब वो लोग आपस में अपने वोट बैंक शेयरिंग को तैयार होंगे तभी सीट शेयरिंग होगी। मगर वोट बैंक से इन सब दोनों को इतना अगाध स्नेह है कि एक दूसरे की काट छांट कर सकते हैं। कोई किसी को चालू पार्टी कह देगा, कोई चिरकुट पार्टी कह देगा, मगर मुझे यह नहीं लगता है कि कोई वोट बैंक शेयर करने को तैयार होगा। इसलिए सीट शेयरिंग की बात मुझे ख्वाबों ख्यालों के अफसाने तक ही सीमित लगती है। ख्वाबों ख्यालों के अफसाने वो लग रहा है सीट शेयरिंग का आपका फॉर्मूला। लेकिन अभय दुबे जी, क्या कांग्रेस पार्टी पर हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में मिली हार यानी आपकी आपदा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के लिए अवसर में बदल गई है? अंजना जी, ये भय अच्छा है जो सुधांशु जी को इतनी प्रचंड जीत के बाद भी गठबंधन के दलों से सता रहा है। ये बता रहा है कि इतिहास दोहराया जाने वाला है। यही तो हुआ था 2004 के पहले। 2003 में तीनों प्रांत कांग्रेस पार्टी हार गई थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और इतने ही राजस्थान में ये लोग 120 सीट कर जीत कर आए थे, छत्तीसगढ़ में 50 सीटें जीती थी और मध्य प्रदेश में 173 सीटें जीते थे। मगर क्या हुआ? अटल बिहारी जैसी टावरिंग पर्सनालिटी उस समय थी। मैं नहीं मानता नरेंद्र मोदी जी की छवि वैसी है जैसी अटल जी की थी। बुरी पराजय का सामना करना पड़ा। उस समय भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अभी जो ममता जी है जहां वहां लेफ्ट हुआ करते थे, उन्होंने उस गठबंधन में प्रत्यक्ष साथ नहीं दिया था। त्रिपुरा में, केरला में और वेस्ट बंगाल में लेफ्ट के लोग थे। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में थे, साथ नहीं आए। लेकिन जब परिणाम आ गए तो 335 सीटों का एक महागठबंधन बना जिसमें ये सारे दल आए थे। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हर एक प्रांत के स्तर पर यह गठबंधन, राज्यों के चुनाव में नहीं, लेकिन हम हर संभव कोशिश करेंगे कि सीट शेयरिंग हो। हमें ज्यादा परेशानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे हिंदी हार्टलैंड के प्रांतों में नहीं है। हाँ, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में एक व्यापक सीट शेयरिंग की आवश्यकता है। और इन प्रांतों में भी जहां होगा हम सहमति व्यक्त करेंगे, जहां जहां क्षेत्रीय दल अपेक्षा करेंगे।
और ये परिणाम जो तीनों प्रांतों के हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये तीनों दल नाराज नहीं, ममता जी ने कहा कि उन्हें सूचना नहीं थी और नहीं दी गई थी तब तक सूचना। मगर इधर तमिलनाडु में इतना अधिक प्राकृतिक आपदा थी तो कैसे संभव था कि हम गठबंधन के दल अपने राजनीतिक दल की सत्ता की भूख मिटाते। हमने नीतीश जी ने तो अस्वस्थता के बावजूद सैद्धांतिक सहमति, हमको पता था कि वो तो शामिल होंगे, मगर ये एक निर्णय सामूहिक लिया और ममता जी ने खुद बयान दिया कि मुझे पता होता तो मैं अवश्य उस मीटिंग में जाती, क्योंकि तब तक हमने सूचित नहीं किया था और कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की थी, एक सैद्धांतिक निर्णय था। मगर फिर भी हम सामूहिकता के साथ सारे दल लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ेगा। ये तात्कालिक जीत है। इन प्रांतों की जो जीत मिली है इनको, 18 साल की नाकामी थी, 12 मंत्री हार गए मध्य प्रदेश में, बड़े बड़े मंत्री हार गए, इतनी नाकामी थी। लेकिन ये 4 महीने से जो लाडली बहना का पैसा ट्रांसफर किया और महातारी योजना जो छत्तीसगढ़ में, जिस पर आप भी प्रकाश डाल रही थी, उसका तात्कालिक प्रभाव है जो 2-3 महीने में वो प्रभाव कम होगा और वो जो देश का चुनाव है वो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, संसाधनों की लूट पर होगा। और तेलंगाना में आप क्यों जीते? तेलंगाना में हमसे अपेक्षा थी लोगों को, यहाँ पर चूंकि राज्य की मध्य प्रदेश में तो वो डिलीवर कर रहे थे और चूंकि बीजेपी से मध्य प्रदेश का प्रांत नहीं, देखिए इन चारों प्रांतों में बिना सोचे समझे बीजेपी पैसा देकर वोट दे दिया। मैंने कहा हम तो इनको बधाई, अंजना जी बधाई देते हैं, जितना प्रचंड बहुमत मिला है प्रधानमंत्री जी को भी, भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं। वो जनता की भावनाओं पर खरा उतरे, अगर नहीं उतरेंगे तो परिणाम देखने को मिल जाएंगे। 3,000 रुपए का वादा किया था बहनों को कि जीत जाएंगे तो 3,000 ट्रांसफर करेंगे। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बहनों को शिवराज जी करें ट्रांसफर। देखते हैं हम चुनाव के परिणाम बदलते हैं कि नहीं बदलते। कीर्ति आजाद जी, सवाल आपसे है। ममता बनर्जी खुलकर सामने आई, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कह रही है कि जनता ने ध्रुवीकरण की वजह से उनको वोट दे दिया बीजेपी को, उन्होंने कहा ये जनता की हार नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की हार है। ममता बनर्जी ने कहा 6 दिसंबर की बैठक के बारे में उन्हें पहले जानकारी नहीं दी गई थी। क्या कांग्रेस पार्टी को तमाम क्षेत्रीय दल, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी ये संदेश दे रहे हैं कि कर्नाटक की जीत के बाद अति उत्साह में जो आप लीडरशिप रोल में आ रहे थे, एमपी में आपने कोई सीट शेयरिंग नहीं की, इन तरीकों को छोड़िए, तभी 24 में हम मिलकर हैट्रिक रोक पाएंगे। महोदय, आपने 1-2 बातें रखी। एक तो आपके सामने स्वतः स्पष्ट है कि आपने सबके वक्तव्य दिखा दिया जो नहीं आ पा रहे हैं। अगर नीतीश जी बीमार हैं तो वोट करने नहीं आ सकती। अगर ममता जी के पास सूचना नहीं थी जो विलंब से पहुंची, इसके कारण से वो नहीं आ पा रही हैं। हेमंत सोरेन जी के कार्यक्रम लगे हुए थे और अभी खुद अभय दुबे जी ने कहा कि समय से हम नहीं दे पाए, लेट गया, इस कारण से हम सबों को सूचना नहीं दे पाए। तो इसको लेकर तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की अतिशयोक्ति होनी चाहिए कि इंडिया के गठबंधन में तोड़ आ गई है, वहां मरोड़ लग गया है, इस प्रकार की कोई बातें नहीं है महोदया। दूसरी बात ये रही कि कांग्रेस की हार, हाँ अवश्य ममता जी ने एक वक्तव्य रखा है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि कांग्रेस की हार से गठबंधन कमजोर हो जाएगा। गठबंधन तो और मजबूत होगा। गठबंधन इसलिए मजबूत होगा कि जिस प्रकार से अभी डबल इंजन जो ईडी और सीबीआई चल रही है, उससे किस तरीके से निजात दिया जाए। जो लोग बेकसूर हैं उनके पीछे जबरदस्ती लोगों को लगाया जा रहा है, और जो ज्वलंत विषय हमारे देश में इस समय है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जिसके लिए कि मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा कि उसके बारे में दिखाएं। जिस प्रकार से इजराइल और फलस्तीन को हम देखते रहे महीनों तक, उसी प्रकार से मिजोरम की जो परिस्थिति है, संभवतः वो भी हम सबको पता लगे कि हमारे देश में कहाँ क्या चल रहा है। तो इन सभी विषयों को देखते हुए इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। और अभय जी ने एक बात तो स्पष्ट कह दी है, पिछली बार भी हुआ था, जब इस बार के नहीं, उसके पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें भी तीनों में कांग्रेस जीती थी। लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बात दूसरी है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश उन्होंने ले लिया और सरकार यहाँ पर भाजपा की बनी थी। तो यह बदलाव आता रहा है और ये बदलाव जो 2004 से चल रहा है वही इस समय इस लोकसभा के चुनाव में होगा। महोदय, आपने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा दिखाइए, तो जब हम चुनाव के लिए जमीन पर गए, लोगों ने महंगाई का मुद्दा उठाया, उन्होंने महंगाई पर सवाल किए। आपको क्या लगता है, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा है, उस विषय के रहते हुए महोदय बीजेपी ने इन 3 राज्यों में जीत क्यों हासिल की है? क्या वजह दिखती है आपको? अवश्य, अभी देखिए ना, आपने सुधांशु जी ने अपनी बात जो शुरू की महोदया,
वो शुरू की कि इन सभी को आपस में मुस्लिम वोट का बिखराव दिखाई दे रहा है। अब आप कभी सुधांशु मित्तल जी इतने समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, धर्म की राजनीति, राम मंदिर, इसी सब में क्यों फंसे रह जाते हैं। जब इतना विकास किया जा रहा है तो फिर ये मुस्लिम पर क्यों चले आते हैं। और बाकी इनके सांसद जो लोकसभा में बोलते हैं वो तो दूसरी बात हो गई है। मुस्लिम कितने हैं, 15% है या 20% है? क्या 15 या 20% से सरकारें देश में बन सकती हैं? यही सुधांशु जी मुझे बता दें, जो बार बार ये लेकर आते हैं। तो इनके मन में चेष्टा सदैव यही रहती है कि किसी तरीके से लोगों को भ्रमित रखो, बांट कर रखो। अब क्या है कि अंग्रेजी में एक कहावत है महोदया, लिटिल नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज। थोड़ा ज्ञान अल्प ज्ञान से बहुत ही ज्यादा एकदम सही कहा, ये वाली बात आपने बिल्कुल सही कही है महोदय। उसी का यह उपयोग करते हैं और उसके अंदर 10-15% वोट ये ले जाते हैं। जिन लोगों जो बेचारे बेरोजगार हैं, जिनको दिग्भ्रमित करते हैं, दिग्भ्रमित करके इधर उधर ले जाते हैं, हिंदू मुसलमान कर देते हैं, वो बेचारे दिग्भ्रमित हो जाते हैं। और जनता क्या है, जनता तो हिंदू मुसलमान में फंसी जाती है, वो अपना विवेक तो इस्तेमाल करती नहीं है महोदय। नहीं, मैं सिर्फ आप ऐसा महोदय, ऐसा है फर्क आप देखिए तो केवल 2 या 3% का है, ज्यादा का नहीं है। अगर आप देखेंगे वोट में, आपके ही उसमें मैं देख रहा था, इतना बढ़िया आपने सर्वे दिखाया है, उसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेट में पिट गए आप लोग। लेकिन मेरा यह केवल कहना है महोदया कि आप परसेंटेज में डिफरेंस देखिए ना कितना है। मैं तो अल्पज्ञानी 9% कह रहा हूं, अन्यथा कहीं पर 39% है तो कहीं 41% है राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए। तो वह जो 6-7-8% वाला होता है ना, वही कांड कर जाता है महोदया। ठीक, बिल्कुल सही कहा महोदय आपने। लेकिन जीत बीजेपी की हो गई है तीनों राज्यों में।